दिसंबर सन 2021 में जो सीटेट का ऑफलाइन मोड में पेपर हुआ था उसको आज हम लोग हल करेंगे। आप लोग क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यहाँ पे पैसेज भी है और पेडागोजी के सवालात भी हैं। तो पहले हम पेडागोजी हल कर लेते हैं, पैसेज को बाद में हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 से शुरू करते हैं। पूछा जा रहा है कि कौन कवायद पढ़ाने का एक मुअस्सिर तरीका है। व्याकरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि कौन सी है। ग्रामर टीचिंग का इफ़ेक्टिव मेथड क्या है। मिसालों के साथ कवायद की उसूलों की तदरीस, यानी कि आप एग्ज़ाम्पल्स की मदद से ग्रामेटिकल रूल्स को पढ़ाएं। तो एग्ज़ाम्पल अच्छी बात है, पहले एग्ज़ाम्पल देना चाहिए फिर रूल तक पहुंचना चाहिए। लेकिन क्या इससे भी बेहतर कोई ऑप्शन है? चलिए देखते हैं। मतन का तर्जुमा करते हुए कवायद के उसूलों की तदरीस। हमें तर्जुमा नहीं करना है मतन का, हमको तो कवायद पढ़ाना है। कवायद की मखसूस किताब की मदद से कवायद की तदरीस। हमें ग्रामर को किताब से नहीं, टेक्स्ट बुक पे या फिर पाठ्य पुस्तक पे हमें बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं होना है। हमें ग्रामर को कैसे पढ़ाना चाहिए? अकॉर्डिंग टू दी कंटेक्स्ट पढ़ाना चाहिए, संदर्भानुसार, स्याको सबाक के मुताबिक पढ़ाना चाहिए। यानी कि कवायद के उसूलों की दरियाफ्त में जो ग्रामर के रूल्स हैं उनको फाइंड आउट करने में जो हेल्पफुल कंटेक्स्ट हैं, जो सहायक संदर्भ हैं, माविन सियाक हैं, उनमें हमें कवायद की तदरीस करनी चाहिए। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। समाजी तामुल का नज़रिया किसने दिया? तो जब भी समाज की बात आए, संस्कृति की बात आए और भाषा की बात आए तो इन तीनों चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा जोर दिया था लेव वाइगोस्की ने। इन्होंने कहा कि बच्चों में जो भाषाई विकास होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप, सोशल इंटरेक्शन की वजह से, समाजी तामुल की वजह से होता है। इन्होंने ये कहा कि लैंग्वेज बच्चा पहले सीखता है, ख्यालात बाद में आते हैं। इनका मानना यह है कि लैंग्वेज कम्स फर्स्ट देन थॉट्स, जबकि प्याजे इसके अपोजिट मानते हैं कि पहले थॉट्स आता है, लैंग्वेज बाद में आता है। इन्होंने एक नज़रिया दिया प्राइवेट स्पीच का कि बच्चे जब किसी काम को करते हुए ख़ुद से बातचीत करते हैं तो वो अपने ख़यालात को मुनज़्ज़म कर रहे होते हैं, अपने आइडियाज़ को रेगुलेट कर रहे होते हैं, अपने विचारों को सुसंगठित कर रहे होते हैं। इसको वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच कहा। जबकि अगर बच्चे ख़ुद से बातचीत करें तो इसको प्याजे ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। इसी तरह इन्होंने स्कैफोल्डिंग का नज़रिया दिया कि ज़रूरत पड़ने पे कोई बच्चा अगर खुद से कोई काम नहीं कर पा रहा है तो हम उसको हेल्प दे रहे हैं, तो ये जो टेम्परेरी हेल्प है ये स्कैफोल्डिंग है। इन्होंने एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कंसेप्ट दिया कि बच्चा किसी काम को खुद से कर सकता है, किसी काम को बड़ों की मदद से करता है, तो इसके बीच में भी एक क्षेत्र होता है, यही क्षेत्र समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। तो ये वाइगोस्की हैं। इनके बारे में जो अहम बातें आपसे पूछी जा सकती थी मैंने बता दी। क्वेश्चन नंबर 108 में क्या पूछा जा रहा है? इधर जेल में से कौन बच्चों के ज़बान के इक्तिसाब में, लैंग्वेज एक्विजिशन में माविन होता है? घर का माहौल जहाँ बच्चे को ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं। देखिए घर का माहौल तो अच्छी बात है, लेकिन घर के माहौल में बोलने की आज़ादी नहीं है तो ये नेगेटिव हो गया। घर और उसके आस पड़ोस बड़ों की बातों को सुनना, ये कुछ हद तक पॉजिटिव है। क्या इससे भी अच्छा कोई ऑप्शन है? देखिए जब बड़ों की बातों को सुनेगा तो ये सिर्फ सुनेगा, खुद बोलेगा नहीं, बोल के अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। तो इससे बेहतर है दूसरे बच्चों के साथ खेलना। जब दूसरे बच्चों के साथ खेलेगा तो फ्रीली अपने विचारों को अभिव्यक्त भी करेगा, दोस्तों की बातों को भी सुनेगा। तो इसलिए हमारा चौथा वाला ऑप्शन दूसरे वाले ऑप्शन से ज़्यादा मुनासिब है। यानी कि बच्चों के ज़बान के इक्तिसाब में दूसरे हम उम्र बच्चों के साथ खेलना मददगार होता है। तीसरे वाले ऑप्शन में दोहराने की बात है जो कि सरासर नेगेटिव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 109, इसको ध्यान से देखिएगा। बच्चे फितरी अंदाज में स्वाभाविक तौर से नेचुरली लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अर्जन, ज़बान का इक्तिसाब कब करते हैं? जब उन्हें रूबरू किया जाए एक वक्त में एक ही ज़बान, जी नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सामने जब आते हैं तब उनका इक्तिसाब होता है ज़बान का, जी नहीं। कवायद के
स्ट्रक्चर यानी कि साख्त को समझते हैं तब जी नहीं, जब अपने इर्द गिर्द एक से ज़्यादा ज़बानों को वो लोग देखते हैं, एक से ज़्यादा ज़बानों के साथ जब वो इंगेज होते हैं, रूबरू होते हैं, तो फितरी अंदाज में उनका ज़बान का इक्तिसाब होता है। दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 110, दर्ज झेल में से कौन मतन के मुताले के लिए सबसे अहम है? देखिए, मतन का मुतालिया पैसेज पढ़ने में क्या अहम है? हर लफ्ज़ को आप दोहराएंगे तो ये अहम है? जी नहीं। पढ़ने का मतलब हुरूफ की अदायगी नहीं होता है, बल्कि पढ़ने का मतलब होता है मानी को समझना। तो एराब पर तवज्जो देना और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बुलंद आवाज़ पढ़ना ये अहम नहीं है। सबसे अहम की बात करेंगे तो मतन के मानी को मालूम करना, तहरीर करदा पैसेज के मानी को मालूम करना मतन के मुताले के लिए सबसे ज़्यादा अहम है। क्वेश्चन नंबर 111, दर्ज झेल में से कौन ज़बान की तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है? निगेटिव पॉइंट है, समझ कर पढ़ने की सलाहियत पॉजिटिव है। जो कुछ सुन रहे हैं उसको समझें और मरबूत तहरीर को यानी सिस्टमेटिक राइटिंग को फ़रोग़ दें, लेकिन कोशिश से अपने आप फितरी तौर से ख़यालात का इज़हार करना ये तो पॉजिटिव है, लेकिन कोशिश से बहुत ज़्यादा प्रयास करके ख़यालात का इज़हार करना ये नेगेटिव पॉइंट है। CBSE ने भी ऑप्शन 2 ही सही माना है। यानी आप बहुत, चूँकि यहाँ पे ट्रांसलेशन सही से नहीं किया है, बहुत ज़्यादा आप कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा खपा दे रहे हैं अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए, तो ये अच्छा नहीं है। ईज़िली आप अपने आप को, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो ये ज़बान की तदरीस के मकासद में शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन जो 2 होगा वो निगेटिव होगा, यानी कि हमारा जवाब ऑप्शन 2 ही सही है। अगला सवाल है कि सौतियाती आगही ज़्यादातर मुताल्लिक होती है। सौतियाती आगही यानी कि उच्चारण से संबंधित जो आपकी समझ है वो कैसे, किससे संबंधित होती है? तो पढ़ने की सलाहियत से। जब आप पढ़ते हैं तभी पता चलता है कि आपका उच्चारण और तलफ़्फ़ुज़ अच्छा है कि नहीं, आप आवाज़ सही से अदा कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इसको सौतियाती आगही कहते हैं। इसका ताल्लुक़ पढ़ने की सलाहियत से है। नोम चौमस्की का मानना है कि बच्चों में ज़बान की कुदरती महारत होती है। मैंने बताया था नोम चौमस्की ने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का कंसेप्ट दिया और उसमें उन्होंने ये बताया कि बच्चों में ज़बान सीखने की जो सलाहियत होती है पैदाइशी होती है, बाय बर्थ होती है, इनेट होती है। तो ज़बान की कुदरती महारत होती है किसकी? इक्तिसाब करने की, नकल करने की, तब्दीली की या तर्जुमा करने की। तो लैंग्वेज एक्विजिशन करने की, ज़बान को अख़ज़ करने की और एक्वायर करने की बच्चों में बाई बर्थ सलाहियत होती है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 114, ज़बान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए कैसे? नकल के ज़रिया, अलग थलग या फिर तफसीली वज़ाहत के ज़रिया। हमने क्लास 12 जो सिलेबस के मुताबिक ली थी उसमें बताया था कि ज़बान की जो चारों महारतें होती हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, सभी एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, बाहम मुंसलिक होती हैं। तो सबको एक मरबूत अंदाज में हमें पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले सुनना पढ़ाओ, बोलना बाद में पढ़ाओ, सीखना और लिखना बाद में। चारों महारतें, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, हमें एक मरबूत अंदाज में पढ़ाना चाहिए, एक साथ पढ़ाना चाहिए, क्योंकि सभी महारतें बाहम मुंसलिक और इंटीग्रेटेड होती हैं, अंतः संबंधित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, उस्तानी इब्तदाई दर्जात के कुछ तलबा को तस्वीर बनाने और उनमें रंग भरने के लिए कह रही है। तस्वीर बनाओ और रंग भरो। तो अपने जिस्म के छोटे आज़ा का आप इस्तेमाल करोगे, यानी कि आप उंगलियों का इस्तेमाल करोगे। तो इस तरह से क्या होगा, क्लास में खामोशी बनाए रखने के लिए वो स्टूडेंट को बिज़ी रख रही है, उभरते फनकार बच्चों को वो मौका दे रही है, या फिर बच्चों को सिर्फ काम में शामिल कर रही है। देखिए, तस्वीरें बनाना, रेत पे ABCD लिखवाना, उंगलियों से लिखना, सुई में धागा डालना, ये सब फाइन मोटर स्किल की मिसालें हैं। लतीफ़ फर की महारत यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल की मिसालें हैं। तो तस्वीर बनाना और उसमें रंग भरना, अगर टीचर ये काम करवा रही है तो बच्चों की लतीफ़ फर की महारत को वो फ़रोग़ दे रही है। क्वेश्चन नंबर 116,
दर्ज झेल में से कौन से अमल ज़बान के बोलने की महारत को फ़रोग़ देने में सबसे ज़्यादा मददगार होंगे? स्पीकिंग स्किल को डेवलप कैसे होगा करेंगे आप? इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर नज़में पढ़वाएंगे? रोल प्ले में शिरकत? जी हाँ, रोल प्ले में शामिल आप बच्चों को करवा देंगे तो उनकी बोलने की महारत में इजाफा होगा। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। तीसरी जमात का उस्ताद तलबा से कहानी को इस तरतीब से बयान करने के लिए कहता है जैसा कि सबक में दिया गया है, तो ये सरगर्मी क्या है? जैसे का तैसा, जो सबक में दिया गया उसी सीरियल वाइज आप बच्चों को कहो कि कहानी को सुनाओ, बयान करो। तो ये सरगर्मी इबारत को समझकर पढ़ने में मददगार है, काबिल फ़हम मवाद में, लिखने की महारत के इजाफा करने में, या फिर तलबा के बात करने के वक्त में इजाफा करने में। तो ये इबारत को समझ कर पढ़ने में मददगार है। अगर बच्चा समझ के पढ़ेगा तभी वो कहानी को उसी तरतीब से बयान कर पाएगा जैसा कि सबक में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, दूसरी जमात का टीचर है, क्लासरूम में रखी हुई चीज़ों पर पर्चियाँ चस्पा कर देता है, यानी कि डेस्क पे पर्ची पे लिख के डेस्क पे चिपका देता है, ब्लैक बोर्ड की पर्ची चिपका देता है, दरवाजे पे डोर लिख के, खिड़की पे विंडो लिख के इस तरह से चिपका देता है। तहरीर करदा लफ्ज़ असल चीज़ से मरबूत करने में तलबा की मदद करते हैं, यानी जो चीज़ें लिखी हैं, जिस चीज़ पे लिखी हैं वो हैं, इससे बच्चे रिलेट कर रहे हैं। तो इस तरह की सरगर्मियाँ तलबा की किस महारत को निखारने में मदद करती हैं? तो इस तरह से बच्चों में वोकैबलरी बढ़ती है, ज़ख़ीरे अल्फाज बढ़ता है कि चीज़ों का नाम पर्ची पे लिख के चीज़ों पे चिपकाइए, तो बच्चे समझ जाएंगे हाँ ब्लैक बोर्ड ये है, ब्लैक बोर्ड की स्पेलिंग ये, ब्लैक बोर्ड ऐसे लिखते हैं। इस तरह से वो रिलेट करके ज़ख़ीरे अल्फाज को, वोकैबलरी को बढ़ा पाएंगे। कौन बच्चे की लिसानी महारत की जांच करने में कम मुअस्सिर है? सबसे कम जिसमें बच्चों की लैंग्वेज स्किल चेक होगी कौन सा है? कहानी सुनाएंगे ज़्यादा होगी, कहानी लिखेंगे या हादसे का बयान करेंगे ज़्यादा होगी। लेकिन इमला, आप इमला कराएंगे तो इससे लिसानी महारत की जांच कम होगी। क्वेश्चन नंबर 119, उसके बाद हम पैसेज पे आएंगे। दर्ज झेल में से कौन सा सवाल बच्चों की ज़बान की सलाहियत के इजाफे में सबसे ज़्यादा मददगार होगा? अब देखिए कौन सा ऐसा सवाल है जिसके लिए बच्चों को ज़्यादा ज़बान इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। जवाब देने में कौन सा सवाल ऐसा जिसका जवाब देने में बच्चों को ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं? पहला है अपनी पसंदीदा किताबों में से किसी एक का नाम लिखो। वो एक किताब का नाम लिख देगा, ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल हुए नहीं। लफ्ज़ तरजीह के इस्तेमाल से एक जुमला बनाओ। मैं उर्दू पढ़ने को तरजीह देता हूँ, तो एक ही जुमला बना, इससे ज़्यादा ज़बान की सलाहियत का पता चला जी नहीं। अपने और अपने वालदा के दरमियान होने वाले मुकालमे तहरीर करो, या फिर मुतालिया करदा नज़्म के खालिक का नाम बताओ। नज़्म है, उसका खालिक का नाम मान लो कोई नज़्म है प्यारी गाय, वो शिव उनकी है, इस्माइल मेटी की, इस्माइल मेटी नाम बता देगा। तो सिर्फ एक लफ्ज़ बताया, इससे ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल हुए नहीं ना। अब देखिए जो तीसरा सवाल है, अपने और अपने वालदा के दरमियान होने वाले मुकालमे जो डायलॉग्स हैं उनको लिखो, तो इससे बच्चों की ज़बानी सलाहियत में ज़्यादा इजाफा होगा, ये ज़्यादा मददगार होंगे ये मुकालमे, ये डायलॉग्स। तो इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब चलिए हम पैसेज पे आते हैं, पैसेज हल कर लेते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर पैसेज भी हल कराइए। देखिए मैं पैसेज पहले नहीं पढ़ रहा हूँ, पहले मैं आप लोगों को सवालात दिखा दे रहा हूँ, फिर पैसेज पढ़ूँगा, ताकि जब आप पैसेज पढ़ें तो पढ़ते ही आपको सवालों के जवाब मिलने लगें। पहला सवाल है कि सूरज की गर्मी की बदौलत समंदरों और दरियाओं का पानी क्या बनकर दोबारा पानी की शक्ल में बरसता है? दूसरा सवाल है कि पानी से भरे नदी नाले किसको जन्म देते हैं? तीसरा है कि टरबाइन किसे कहते हैं? टरबाइन किसे कहते हैं? फिर मैग्नेटिसी और तांबे के तारों के सिलसिले को क्या कहते हैं? चुंबकीय और जो तांबे का सिलसिला होता है उसको क्या कहते हैं? सारे जवाब आपको पैसेज में मिलेंगे, पहले ही आप सवालात देख लेंगे। तो चलिए
आजकल सस्ती और भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है? जगह की जमा। देखिए, जब आप पहले ही सवालात पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनका जवाब देने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जगह की जमा, यहाँ पे जगहों हो जाएगी, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। सुख का मुतजाद दुख होता है, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए, इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम, सुख और आसानियाँ किसने फराहम की? हवाई जहाज़ ने, इंटरनेट ने, बिजली ने या कंप्यूटर ने? बिजली को बनाने में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? ये सब सवालात थे। अब हम आते हैं पैसेज पे। देखिए, पैसेज पढ़ेंगे ना तो आपको सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। देखिए, बिजली ने इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम और सुख पैदा किया। यहाँ से एक सवाल का जवाब आपको मिल गया। मिला कि नहीं मिला? इस सवाल का जवाब, इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम, सुख और आसानियाँ किसने पैदा की? बिजली ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं। उसने इंसान के लिए तरह तरह की आसानियाँ मुहैया की। बिजली कई तरह से तैयार की जाती है जो इंसान के 20 काम में इस्तेमाल होती है। सबसे ज़्यादा काम सूरज करता है। सूरज की गर्मी की बदौलत समंदरों और दरियाओं का पानी बुखारात बनकर दोबारा पानी की सूरत में बरसता है और फिर नदी नाले उससे भर जाते हैं। यहाँ से भी आपको एक सवाल का जवाब मिल गया। बाद में सवालात दिखाऊंगा। आप एक बार देख चुके हैं, नज़र से गुजर चुका है, तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ जवाब मिल रहा है। पानी से भरे नदी नाले बिजली घरों को जन्म देते हैं। ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है कि पानी से भरे नदी नाले किसको जन्म देते हैं? बिजली घरों को। पानी के ज़ोर और ताकत से एक पहिया घूमता है जिसे हम क्या कहते हैं? टरबाइन कहते हैं। इस टरबाइन से मिकनातीस लगा होता है जो उसके साथ घूमता है। इस मिकनातीसी और तांबे के तारों के सिलसिले को जनरेटर कहते हैं। अब यह भी सवाल आपसे पूछा गया है। पानी के बिजली घरों को चलाने के लिए करोड़ों मन पानी की ज़रूरत होती है। आजकल सस्ती और भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? एटमी तवानाई यानी कि यूरेनियम की ज़रूरत पड़ती है। यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। जिस जगह यूरेनियम का इस्तेमाल होता है उसे हम एटमी बिजली घर कहते हैं। ये पैसेज हमने पढ़ लिया। अब आते हैं फिर से सवालात पे। अब आपको पैसेज देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सवालों के जवाब अपने आप देते रह जाएंगे। सूरज की गर्मी की बदौलत समंदरों और दरियाओं का पानी क्या बनकर दोबारा पानी की शक्ल में बरसता है? तो बुखारात बनकर। देखिए, भाप बनकर नहीं, भाप तो बनता है लेकिन यहाँ पे पैसेज में क्या इस्तेमाल हुआ है? बुखारात इस्तेमाल हुआ है, तो बुखारात बनकर। उसके बाद पानी से भरी नदी नाले किसको जन्म देते हैं? तो पैसेज में आपने पढ़ा था, बिजली घरों को जन्म देते हैं। टरबाइन किसे कहते हैं? हवा के ज़ोर से घूमने वाला पहिया या फिर पानी के ज़ोर और ताकत से घूमने वाला पहिया, या फिर पानी की ताकत से घूमने वाला पहिया, या फिर हाथ की ताकत और हवा के ज़ोर से घूम। तो पानी के ज़ोर और ताकत से घूमने वाला पहिया ही टरबाइन होता है। ठीक है, टरबाइन किसे कहते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है, पानी के ज़ोर और ताकत से एक पहिया घूमता है जिससे टरबाइन कहते हैं। मैग्नेटिसी और तांबे के तारों के सिलसिले को हम क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं। पैसेज में बताया गया था। ठीक है, आजकल सस्ती और भारी पैमाने पे बिजली पैदा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? तो एटमी तवानाई यानी कि यूरेनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन दोनों का जवाब तो मैंने बता ही दिया था, और ये भी आपने जवाब जान लिया था कि इंसान की ज़िंदगी में बड़ा सुख, आराम और आसानियाँ किसने पैदा की? बिजली ने। और फिर बिजली को बनाने में सबसे ज़्यादा कौन काम में आता है? तो सूरज की रोशनी, सूरज काम में आता है। ठीक है, पैसेज में ये भी लिखा है। अब हम आते हैं, ठीक है, ये पैसेज पढ़ते हैं, फिर ये नज़्म वाला पैसेज पढ़ के फिर इससे मुतल्लिक सवालों को हल करेंगे। मंजिल कोई न जा दे मंजिल नज़र में है, लेकिन हयात है कि मुसलसल सफ़र में है। वह एक तड़प की जिससे इबारत है ज़िंदगी, कुछ संग दर में, कुछ मेरे सौदाए सर में है। जचते नहीं बेहिश्त के मंज़र निगाह में, जिस दिन से एक बेहिश्त खरामा नज़र में है। जाए कहाँ निकल के तेरी रह गुज़र से हम, हर मंजिल हयात तेरी रह गुज़र में है। मेरी यही ख़ता है कि बस ऐ अहले बुत कदा, शम्मे हरम का नूर भी मेरी नज़र में है। ठीक है,
अब ये पैसेज आपने पढ़ा, अब हम आते हैं सवालात पे। शायर के नज़दीक ज़िंदगी किससे इबारत है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है वो एक तड़प की जिससे इबारत है ज़िंदगी, यानी कि ज़िंदगी जो है वो एक तड़प से इबारत है। तीसरे शेर के पहले मिसरे में शायर को किसके मंजर निगाह में जचते नहीं हैं? तो जचते नहीं हैं बेहिश्त के मंजर निगाह में, तो बेहिश्त के मंजर शायर की निगाह में नहीं जच रहे हैं। शायर ने मंजिल हयात किसको बताया? तो अगर आप पैसेज पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मंजिल कोई न ज़्यादा है, मंजिल सफ़र में है, लेकिन हयात है कि मुसलसल सफ़र में है, हर मंजिल हयात तेरी रह गुज़र में है, यानी कि जो मंजिल की हयात है वो कहाँ पे है? रह गुज़र में है। तो अब यहाँ पे देखिए रह गुज़र कहाँ से ऑप्शन में है? तो महबूब की रह गुज़र में, तेरी रह गुज़र यानी कि महबूब की रह गुज़र में है। क्वेश्चन नंबर 103, शम्मे हरम का नूर भी मेरी नज़र में है। यहाँ पे खाली जगह पे क्या भरा जाएगा? नज़र भरा जाएगा। ज़िंदगी का मुतज़ाद क्या होगा? तो ज़िंदगी का मुतज़ाद मौत होगा। पहले शेर के दूसरे मिसरे में शायर किसको मुसलसल सफ़र में कह रहा है? तो हयात को मुसलसल सफ़र में कह रहा है। देखिए कहाँ गया पैसेज? पैसेज देखिए यहाँ पे है, लेकिन हयात है कि मुसलसल सफ़र में, यानी शायर किसको सफ़र में बता रहा है? शायर किसको सफ़र में बता रहा है? हयात को, यानी दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सब सवालात तो हमने कर ही लिए। तो ये सन 2021 दिसंबर में ऑफलाइन मोड में पेपर हुआ था, उसको हमने सॉल्व कर दिया। ये इसको प्रैक्टिस सेट के तौर पे या मॉक टेस्ट के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये PDF हम टेलीग्राम पे आपको दस्तयाब करा देंगे। थैंक यू वेरी मच।